क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर जैविक अणु में पिछली क्लास में हमने डीएनए और आरएनए की संरचना, आणविक संरचना के बारे में पढ़ा था। जैविक अणु चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है सबसे पहले एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जिसे एटीपी। देखिए, निर्जीवों में ऊष्मीय ऊर्जा जैसे मौजूद है वैसे ही काम में लाई जा सकती है, लेकिन जो सजीव हैं उनमें संग्रहित ऊर्जा कुछ पदार्थों के जारण या ऑक्सीकरण द्वारा उत्पादित होती है, और जब वो ऊष्मा के रूप में निर्गत होती है तो उसे हम उसी अवस्था में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए जीवों में एक ऐसे ऊर्जा मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो अवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कराए, जो ऊर्जा जनित यानी कि ऊर्जा क्षेपी या एक्सर्गोनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेकर ऊष्मीय ऊर्जा को अपने अंदर धारण करता है और ऊष्मा शोषी या एंडरगोनिक क्रियाओं द्वारा जैव ऊर्जा में बदल देता है। ऐसा ही एक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी है, जो सभी जीव कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर आप एक एटीपी की आणविक संरचना देखें तो इसमें एडेनिन, जो कि एक प्यूरीन समाक्षार है, प्लस राइबोस शर्करा और प्लस इसके साथ इसमें जुड़े होते हैं फास्फोरिक अम्ल के अणु। तो चूंकि ये ट्राइफॉस्फेट है इसलिए जुड़े होते हैं 3 अणु फास्फोरिक अम्ल। यदि किसी संरचना में फास्फोरिक अम्ल के 3 अणुओं के स्थान पर 2 अणु मौजूद हों तो उसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। यानी अगर इन फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की संख्या 2 हो जाती है तो एडीपी बनता है, और यदि एक ही फास्फोरिक अम्ल है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एएमपी में। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट भी जैविक अणुओं की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं वसीय अम्ल पर। ये लिपिड का मुख्य भाग है। इनमें प्रत्येक अणु सिंगल बॉन्ड CH2 की एक श्रृंखला या एक अशाखित श्रृंखला से निर्मित होता है, जिसमें कार्बन की संख्या हमेशा सम रहती है, 4 से लेकर 46 तक। अब 4 से लेकर 46 का मतलब इनका सम संख्या में होना अनिवार्य है। अगर वसीय अम्लों के लिए मूलानुपाती सूत्र देखें तो CH2 के N अणु एक छोर पर COOH और दूसरे छोर पर CH3 द्वारा बने होते हैं। इनकी एक छोर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और दूसरे छोर पर मेथिल समूह उपस्थित होता है। किसी वसीय अम्ल का शीर्ष भाग यानी इस भाग को उसका शीर्ष कहते हैं, बाकी भाग उसका पुच्छ भाग कहलाता है। ये शीर्ष भाग
ऋण आवेशित तथा ध्रुवीय होने के कारण जल में घुलनशील होता है। यानी वसीय अम्ल की मूलानुपाती संरचना में शीर्ष भाग जलरागी सॉरी यह शीर्ष जलरागी है और ये वाला शीर्ष जो पुच्छ शीर्ष है वो जल विरागी है, यानी यह जल में घुलनशील नहीं। वसीय अम्लों की दो कैटेगरी हैं जिन्हें हम संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरी कैटेगरी असंतृप्त वसीय अम्ल। ये जो संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल की कैटेगरी है, तो पहले बात करते हैं संतृप्त वसीय अम्ल की। कार्बन परमाणुओं की संख्या 12 से लेकर 30। सभी कार्बन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे के आगे पीछे जुड़ते हैं। इनका गलनांक ज्यादा होता है, इसलिए सामान्य ताप पर ये अर्ध ठोस होते हैं। मतलब आप ऐसा देखोगे कि ये थोड़ा जमे जमे से रहते हैं, जैसे जंतु वसाएं यानी एनिमल फैट, जिनमें घी चर्बी संतृप्त वसा की श्रेणी में आती है। यदि इनका एग्जाम्पल लें तो लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड संतृप्त वसीय अम्लों के एग्जाम्पल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं जंतु वसा, यानी एनिमल फैट संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्लों में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में निश्चित स्थान पर C1, C2, C3 या C4 ये कार्बन के नंबर्स हैं जिन स्थानों पर दोहरे बंधों से जुड़े रहते। इस प्रकार का कार्बन परमाणु अतिरिक्त हाइड्रोजन से भी जुड़ जाता है, इसलिए इनका गलनांक कम होता है और ये हमेशा तरल अवस्था में होते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले पादप वसा, अब पादप वसा को वनस्पति तेल, जो कि विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाने वाले अवयवों से प्राप्त तेलों को इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि वे असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल जो केवल सभी स्तनियों द्वारा भोजन द्वारा ही प्राप्त हों, उन्हें तात्विक या अनिवार्य वसीय अम्ल कहते हैं। वे वसीय अम्ल जिनका संश्लेषण मानव या दूसरे स्तनधारियों की कोशिकाओं में होता है, उन्हें अनावश्यक या अतात्विक वसीय अम्ल कहा जाता है। तो तात्विक या अनिवार्य वसीय अम्ल से मतलब है कि स्तनधारी जिन्हें किसी दूसरे स्रोत यानी अपने भोजन में किसी स्रोत के माध्यम से प्राप्त है, तो वे कहलाते हैं तात्विक या अनिवार्य वसीय अम्ल। और जो मानव या दूसरे स्तनधारियों की कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं, उन्हें कहते हैं अतात्विक या अनिवार्य या अनावश्यक वसीय अम्ल। वसीय अम्ल लिपिड्स का मुख्य भाग है। तो लिपिड का वर्गीकरण किस प्रकार से है? लिपिड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक रासायनिक संयोजन के आधार पर और दूसरा जैव अणुओं के रूप में। तो रासायनिक दृष्टि से
वसाएं तीन प्रकार की होती हैं, वास्तविक, संयुग्मित और व्युत्पन्न। यानी वसाओं की तीन कैटेगरी है। तो अगर हम लिपिड्स का वर्गीकरण करें, ये लिपिड्स वास्तव में वसाएं हैं, वो वसाएं जो वसीय अम्लों से निर्मित होते हैं। इनका वर्गीकरण वास्तविक, सामान्य या उदासीन प्रकार का। तो पहली कैटेगरी वास्तविक, उदासीन, सामान्य प्रकार। दूसरी कैटेगरी संयुक्त या संयुग्मित। या और तीसरी कैटेगरी व्युत्पन्न लिपिड, जो किसी स्रोत से प्राप्त होता है। तो वास्तविक, सामान्य या उदासीन वसाएं उन्हें कहते हैं कि ग्लिसरॉल का एक अणु वसीय अम्ल के 3 सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर वास्तविक वसा का एक अणु निर्मित करता है। एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर संयुक्त या संयुग्मित वसाएं कहलाते हैं। इनकी भी दो कैटेगरी हैं, जिन्हें फास्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड कहा जाता है। फास्फोलिपिड, दूसरा स्फिंगोलिपिड। तीसरी कैटेगरी व्युत्पन्न लिपिड। ये विशेष प्रकार के लिपिड होते हैं, जैसे यौगिक हैं, जो लिपिड उपापचय के समय बनने वाले विभिन्न पदार्थों के व्युत्पन्न। इनमें वसा अम्ल होता है, एल्कोहल, मोनो और डाइग्लिसरॉइड, स्टीरॉइड, टर्पीन, कैरोटीनॉइड जैसे यौगिक मौजूद रहते हैं। लिपिड ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर कार्य की बात हो रही है तो लिपिड ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लिपिड के कार्यों की कैटेगरी में पहला, ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत। निर्जल होने के कारण ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड का काम करता है। यानी अगर किसी कारणवश भोजन की प्राप्ति संभव ना हो पाए तो शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा की ये उपस्थिति हमें कुछ समय तक ऊर्जा उत्पन्न करा सकती है। तो इसे हम आरक्षित भोजन स्रोत कहते हैं। त्वचा के नीचे एकत्रित होकर ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो जीव जंतु पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या बहुत कम ताप वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उनमें वसा की एक बहुत मोटी परत त्वचा के नीचे पाई जाती है, जो उन्हें उस ताप से बचाने में सहायता करती है, शरीर के अंदर के अंगों की सुरक्षा करती है। तो वसा की परत हमारे लिए ताप रोधन का कार्य करती है। वसा यानी लिपिड जल में अघुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर में संचित रहते हैं। इनके द्वारा पौधों के वायवीय अंगों पर, यानी पौधों में जो वसीय अम्लों की उपस्थिति है, वो जल रोधी आवरण बनाता है, जिससे पौधों का वाष्पोत्सर्जन का गुण थोड़ा कम हो सके। लिपिड विटामिन को घोलने के लिए विलायक का काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि विटामिन ए, डी और ई ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इनकी उपस्थिति शरीर में तभी रहेगी जब वहां पर फैट यानी वसा की उपस्थिति हो, क्योंकि ये वसा में ही घुलनशील है। बीजों में संचित वसा
किसी भी पौधे के बीजों में जो फैट स्टोर रहता है वो अंकुरण के समय उसका पोषण करता है। 2 टॉपिक इस चैप्टर में बचते हैं, स्टेरॉइड्स और विकर यानी कि एंजाइम, तो उन्हें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।